देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मीरा की शादी होने को थी। मीरा सज धज कर गहरे लाल रंग के लाल जोड़े में तैयार हो गई थी और ऊपर से नीचे तक गहनों से भरी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ शगुन उसे देखकर अंदर ही अंदर रो रही थी, मानो उसकी आंखें कुछ बयां करना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान पर ताला लगा था। वो चाहकर भी अपनी बच्ची से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। न जाने क्यों इतनी मजबूरियां थी। शगुन अपनी मजबूरियों के तले दबी हुई थी। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मीरा को बुलाया जा रहा था। शगुन अपनी बेटी मीरा को मंडप में ले जाने लगती है और मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं सच में अच्छी लग रही हूँ ना? शगुन बोलती है, एक बात बता, क्या सच में तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? मीरा अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहती है, देखो ना मुझे कितनी चीज़ें मिल रही हैं, नए नए कपड़े मिल रहे हैं और दादी भी मुझसे इतना प्यार कर रही है। मैं सच में बहुत खुश हूँ माँ। तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? शगुन बोलती है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची की इस नादानी को देखकर शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और वह खुश रहे यह दुआ भगवान से करने लगती है। समय आ जाता है जब पंडित जी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लगभग आधी रस्म और रिवाजों के बाद अचानक किसी की आवाज़ आती है जो यह शादी रोकने के लिए कह रहा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि मीरा का ही टीचर होता है। मीरा का टीचर मीरा को बार बार समझा रहा था कि वह यह बाल विवाह न करे, लेकिन मीरा अपनी दादी की बातों में आ चुकी थी। उसे सिर्फ अपनी दादी की बातों के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी दादी ने उससे बोला था कि अगर वो ये शादी कर लेगी तो वो उसकी माँ को कभी ताने नहीं मारेगी, ना ही वो कभी उसे परेशान करेगी और वो मीरा को भी इसी तरह प्यार करेगी। उसे बस अपनी दादी की ही बातें समझ में आ रही थी। उसे अपने टीचर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मीरा के टीचर उससे कह रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ना, यह बाल विवाह सही नहीं है। अभी भी वक्त है मीरा, मना कर दो शादी के लिए, तोड़ दो यह शादी। अपनी सहेली रोली की हालत तो तुम देख ही रही हो, फिर तुम खुद यह शादी क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो यह बाल विवाह? मीरा कहती है, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती से नहीं। मैं खुश हूँ शादी से और मैं ये शादी करूँगी। टीचर के बार बार समझाने पर मंगला देवी अपने कुछ आदमियों को भेजकर उस टीचर को वहाँ से ले जाकर बुरी तरह पिटवा देती है। वह लोग इस टीचर को वहाँ से बहुत दूर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा की शादी हो जाती है। सभी लोग शादी होने के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तभी मीरा अपने कमरे में बैठकर अपने टीचर की बात सोच रही थी। तभी उसकी माँ शगुन वहाँ आ जाती है और मीरा से कहती है, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मीरा अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है, माँ मेरे कानों में अभी भी टीचर जी की आवाज़ गूंज रही है। अगर बाल विवाह गलत है तो क्या मैंने गलती कर दी? पर मुझे तो अभी यहाँ से अपने ससुराल जाने में बहुत समय लगेगा ना। आप लोग मुझे इतनी जल्दी तो नहीं भेजोगे ना? मीरा की माँ शगुन एक पल के लिए खामोश हो जाती है और वह मीरा से कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक बच्चों की उम्र नहीं हो जाती तब तक उनकी विदाई नहीं करी जाती है। तुम्हारी जब तक उम्र नहीं हो जाती है तब तक हम तुम्हें तुम्हारे ससुराल थोड़ी भेजेंगे, नहीं हम तुम्हारी विदाई करेंगे। मीरा अपनी माँ शगुन की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है और फिर से खेल कूद शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर मंगला देवी अपने कमरे में वीर सिंह से बात कर रही थी। चलो शादी तो हो गई, बस अब पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर मीरा की विदाई कर दूं, तो मैं भी गंगा नहा लूंगी। इतना सुनते ही वीर सिंह गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, माँ ये जो आप बोल रही हो ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है और अब आपकी कोई भी ऐसी इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकता। मंगला देवी बोलती है, तुम अपनी मीरा को खुश देखना चाहते हो ना? वीर सिंह बोलता है, उसकी खुशी के लिए ही इतना बड़ा फैसला लिया है। मैंने मीरा का बाल विवाह कराया है, लेकिन अब जो आप ये विदाई की बात कह रही हैं ये सही नहीं है और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मंगला देवी वीर सिंह से कहती है, तुम्हें जो समझना है समझो। तुम मानोगे तो भी विदाई होगी और नहीं मानोगे तो भी मीरा की विदाई होगी ही। वीर सिंह अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश हो जाता है। वह अब कोई और तमाशा नहीं होने देना चाह रहा था, इसलिए वो विदाई के लिए तैयार हो जाता है।
तभी अचानक मंगला देवी के कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मंगला देवी फौरन अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी वहाँ एक बिल्ली का बच्चा मंगला देवी को दिखाई देता है। मंगला देवी को लगता है कि शायद ये इसी बिल्ली का काम होगा और वो वापस से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वीर सिंह अपनी माँ के कमरे से निकलता हुआ जब वीर सिंह के पास जाता है तो वो जो देखता है उसे देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर सा जाता है। शगुन अपनी बच्ची को बहुत प्यार से सुला रही थी। मीरा अब सो चुकी थी। तभी वीर सिंह चुपचाप धीमी कदमों से चलकर शगुन के पास आता है और शगुन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शगुन कहती है, मुझे नहीं लगता यह वक्त अभी किसी बात के लिए ज़रूरी है। मीरा सो गई है, उसे सोने दो। वीर सिंह दोबारा शगुन से कहता है, बात बहुत ज़रूरी है, वरना मैं तुमसे यह बात बार बार नहीं कहता। शगुन पूछती है, क्या हुआ? कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हो? वीर सिंह बिना देरी किए शगुन को मीरा की विदाई के बारे में बता देता है। शगुन वीर सिंह से बेहद नाराज हो जाती है और वीर सिंह से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह विदाई नहीं होने दूंगी। आप लोगों ने मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर ही रखी है ना, मैं उसे अब और बर्बाद नहीं होने दूंगी। आपको सिर्फ अपनी माँ की बातें ही दिखाई दे रही हैं। मेरी बच्ची पर जो बीत रही है वह तो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। कैसे पिता हो आप? आपको अपनी बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? वीर सिंह शगुन से कहता है, उसे दर्द में नहीं देखना चाहता, इसलिए इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ। मीरा वहाँ खुश रहेगी क्योंकि अगर वो लोग मीरा को परेशान करेंगे तो हम कुछ कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ रहकर माँ से ना कुछ कह पाएंगे ना उनसे कहते बनेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मीरा को हमें एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मीरा को विदा कर देना चाहिए। यही मीरा के लिए सही होगा। तुम भी यह बात समझ लो, खुद को मजबूत बनाओ और इस फैसले के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वीर सिंह उस कमरे से बाहर चला जाता है। शगुन अगले दिन रसोई में कुछ काम कर रही थी कि अचानक सामने से मंगला देवी आ जाती है और शगुन से कहती है, तुझे पता है कल रात क्या हुआ? कल रात तेरी बेटी की विदाई के बारे में मैं तेरे पति से बात कर रही थी। तभी अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कहीं बाहर तू तो नहीं थी? मंगला देवी की बात सुनकर शगुन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर बोलती है, मुझे क्या पता वहाँ कौन था, मैं नहीं जानती। मंगला देवी शगुन के बालों को पीछे से पकड़ती है और उसे जोर से खींचती है। शगुन दर्द से चिल्लाने लगती है, पर मंगला देवी उससे कहती है, तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? अरे बेवकूफ़ तो तू है, बाहर खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी ना। सामान गिरा था तो गिरा ही रहने देती, अब उठा कर ले जाओगी तो शक तो होगा ही ना। और तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। शगुन रोते हुए मंगला देवी से कहती है, हाँ मैं ही सुन रही थी बात, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हो ना, मैं वो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची की विदाई नहीं करूंगी, वह घर से नहीं जाएगी, उसकी उम्र बहुत कम है और जब तक वह सही उम्र में नहीं आ जाती, जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती है, मैं उसे विदा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शगुन की आवाज़ सुनकर वीर सिंह वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? पर शगुन उन दोनों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह विदाई नहीं होने दूंगी, जिसे जो करना है कर ले, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी और बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही शगुन रसोई से बाहर निकल जाती है। वहीं मंगला देवी को बार बार यह बात खटक रही थी कि आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। मंगला देवी तय कर चुकी थी कि उसे शगुन का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वह मीरा की विदाई नहीं होने देगी। मंगला देवी अगले ही दिन पंडित जी को हवेली में बुलाकर विदाई का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती है। विदाई का मुहूर्त अगले 3 दिन बाद का होता है, लेकिन शगुन इस बात से बेहद अनजान थी। वहीं मंगला देवी सारी तैयारियां शगुन से छिपा कर लेती है। अगले दिन मीरा की विदाई होनी थी। शगुन इस बात से बेखबर थी कि उस दिन मीरा उससे दूर हो जाएगी। शगुन हमेशा की तरह अपनी बच्ची मीरा को प्यार से खाना खिला रही थी और वह वापस रसोई में कुछ लेने नीचे आ जाती है कि तभी अचानक शगुन का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। शगुन बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहीं दूसरी ओर मीरा की विदाई की सारी तैयारियां हो जाती है।
मीरा अपनी दादी को मना करती है कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी उसकी दादी उससे कहती है कि बेटा मीरा परेशान मत हो, यह तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि हम तुम्हारी विदाई धूमधाम से करें। लेकिन क्या करें, सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे गहरी चोट आई है ना, और चोट आने की वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह तुम्हारी विदाई में नहीं आ पा रही है। लेकिन यह उसकी खास इच्छा थी कि हम तुम्हारी विदाई को धूमधाम से करें। क्या तू अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं करेगी? मीरा अपनी दादी से कहती है, मेरी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी उन्हें छोड़कर। मेरी माँ मुझसे आकर कहेंगी तभी मैं जाऊंगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। मैं उनका यहीं इंतजार करूंगी। मंगला देवी मीरा को समझाती है और कहती है, मीरा तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी माँ को बहुत बुरा लगेगा। फिर अगर तुम्हारी माँ की इच्छा नहीं होगी तो तुम वापस चली आना। तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो, हम तो तुम्हारी विदाई कर रहे हैं। तुम्हारा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन कम से कम अपनी माँ की इच्छा को तो पूरी कर दो। मीरा अपनी दादी की बातों में आ जाती है और रोते रोते ही घर से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शगुन खुद को अस्पताल में पाकर अपना आपा खो देती है। उसे अपनी बेटी मीरा की चिंता सता रही थी। शगुन अस्पताल से भागती हुई सीधा हवेली पहुंच जाती है और मीरा की विदाई रोकने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे। वीर सिंह भी शगुन की बात को नहीं समझ रहा था। अब शगुन को बेहद गुस्सा आने लगा था और वो हवेली के अंदर जाकर एक तलवार लेकर बाहर आ जाती है। अपनी बच्ची को पकड़कर खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है, जिस किसी ने भी मेरी बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची का जीवन जो बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। तभी वीर सिंह शगुन के पास आता है और शगुन से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम यहाँ पर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं मीरा को विदा करके, और तुम यहाँ मरने और मारने की बातें कर रही हो। शगुन कहती है, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी कह ले, मैं अपनी बेटी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर किसी को ज़्यादा ही अपनी इच्छा पूरी करनी है तो वह मेरे सामने आए या फिर हमें मरवा दे। हमारा किस्सा ही खत्म कर देंगे ना। हम और हमारी बेटी इस दुनिया में रहेंगे और ना ही यहाँ रोज का तमाशा होगा। शगुन की बात सुनकर वीर सिंह शगुन को समझाता है और उसके हाथों से तलवार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शगुन गुस्से में थी। तलवार की छीना झपटी होने लगती है। कभी तलवार वीर सिंह के पास तो कभी शगुन के पास होती है, लेकिन अचानक शगुन बेहोश हो जाती है और जब शगुन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि मीरा की विदाई हो चुकी है। उसे विदा हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे और शायद मीरा अब अपने ससुराल भी पहुंच चुकी होगी। शगुन यह सोचकर बुरी तरह अपने बालों को पकड़कर उन्हें नोचने लगती है। वह बुरी तरह रोने लगती है, मानो वह पागल सी हो गई। उसे होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। कभी वह अपने आप को आईने में देखकर थप्पड़ मारती थी तो कभी अपना सर पटकने लगती थी। तभी वीर सिंह वहां आ जाता है और वह शगुन को संभालने की कोशिश करता है और शगुन को समझाता है कि तुम इस तरह अपने साथ ऐसा मत कर, मीरा वहां खुश रहेगी। तभी शगुन वीर सिंह से कहती है, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अगर मेरी बेटी वहां खुश नहीं रही तो मैं यहाँ किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। मुझे कोई पागलपन के दौरे नहीं आ रहे हैं। मैं पागल इसलिए हो रही हूँ कि मैं सब कुछ करते हुए भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। दुख इस बात का है कि आप उस बच्ची के पिता होते हुए भी उसके दर्द को नहीं समझ पाए। आगे जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आपकी माँ होंगी और साथ में आप भी होंगे। मीरा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। उसके पति का नाम रुद्र प्रताप सिंह था। उस घर में उसके माता पिता थे। एक बड़ा भाई अजय प्रताप सिंह था। वो शादीशुदा था, पर दुर्भाग्यपूर्ण उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब वह अकेला रहता था। मीरा का उस घर में यह पहला कदम था और सभी लोग खुशी के साथ मीरा से मिल रहे थे। उनका घर बहुत सुंदर सजा था और सारे रीति रिवाजों को पूरा किया जा रहा था। वहीं जब मीरा सज धज के रुद्र के कमरे में रुद्र का इंतजार कर रही थी, अचानक रुद्र वहां आ जाता है और मीरा से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई चीज़ नहीं बांट सकता। ये सारी चीज़ें मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। ये बिस्तर भी मेरा है और इस पर मैं सोऊंगा।
तुम कहीं और जाकर सो। रुद्र मीरा को अपने बिस्तर से हटा देता है और खुद वहां जाकर सो जाता है। रुद्र के सो जाने के बाद बेचारी मीरा वहां जमीन पर बैठे बैठे ही अपनी पूरी रात बिता देती है। मीरा घर में नई नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। अगले दिन रसोई में रुद्र की माँ मीरा पर खाना बनाने का पूरा जिम्मा अकेले ही छोड़कर खुद आराम के लिए निकल जाती है। बेचारी मीरा सारी तैयारियां कर रही थी और उसे ठीक से कुछ बनाना भी नहीं आता था। वो जैसे तैसे किसी तरह खाना बना पाती है और वह खाना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। उसे घर में सब लोग उल्टा सीधा सुनाते हैं। मीरा दुखी थी, परेशान थी, लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। देखते ही देखते यह सब रोज का तमाशा हो गया था। मीरा के लिए अब सारी बातें आम थी। रुद्र के माँ बाप मीरा को किसी न किसी बात के लिए डांटते रहते थे और रुद्र भी कुछ कम नहीं था। उसने मीरा से शादी तो कर ली थी, पर रुद्र भी बच्चा ही था। उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन वो शादी का मतलब नहीं जानता था। गलती रुद्र के माता पिता की थी। उन्हें समझना चाहिए था कि मीरा छोटी और इस समय उस पर हर काम सौंपने के बजाय उसे समझाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, वह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वह मीरा पर बहुत गुस्सा करती थी और यहाँ तक कि उसे वह मीरा को मारने पीटने लगती थी। वह मीरा से पूरे दिन सारा काम कराती है और उसको ठीक से खाने पीने के लिए भी नहीं देती है। मीरा बहुत ही थकी हारी और बेजान हो चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी से अब बहुत परेशान थी। एक दिन मीरा बेहद दुखी थी और वह घर के ही मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आखिर उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों लिख दी भगवान ने। वह अपनी माँ को याद कर रही थी कि तभी रुद्र का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है। वह मीरा को अपने पास बुलाता है और मीरा से कहता है, मीरा आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? मीरा चुपचाप खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि वह जानती थी कि रोज के तमाशे से वह परेशान थी और कोई भी इस तमाशे से अनजान नहीं था। सब लोग उसे परेशान कर रहे थे, सभी लोग उसे ताने सुनाते थे। उनमें रुद्र का भाई भी शामिल था। फिर भी वह उससे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कि वह अनजान हो। मीरा खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती। वहीं रुद्र का बड़ा भाई मीरा से कहता है, देखो परेशान मत हो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आना कमरे में। रात को मुझे नींद नहीं आती है ठीक से, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा काम भी कर लूँगा। और हाँ, अब जब तुम लेकर आओगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे ना ये सब लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे। और हाँ, जब तुम देख कर आओगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे ना ये सब लोग तुम्हें अच्छे से बात करेंगे। मीरा को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। रात होती ही मीरा रुद्र के बड़े भाई के लिए एक कप कॉफ़ी लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र का बड़ा भाई मीरा के हाथ से वह कॉफ़ी ले लेता है। मीरा चुपचाप खड़ी रहती है और फिर रुद्र का बड़ा भाई बोलता है, अरे हाँ, मुझे तो तुमको बताना था ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन राज की बात है ना, इसलिए मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। रुद्र का बड़ा भाई दरवाज़ा बंद कर लेता है। मीरा अभी भी चुपचाप खड़ी थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रुद्र का बड़ा भाई मीरा को एक आईने के सामने खड़ा करता है और मीरा से कहता है, तुम्हें पता है ये लोग तुमसे क्यों इतनी बुरी तरह बात करते हैं? क्योंकि इन्हें तुम्हारे अंदर वह नज़र नहीं आता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।